हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स जनरल्स में दूसरी कॉमिक्स, मैडगी का पति। मेंढकी का पति, कथा आबिद रिजवी, चित्र तक्षशिला, संपादन प्रमिला जैन। बहुत पहले की बात है। हिमालय के उत्तर में चालुक्य राज्य हुआ करता था। राजा चंद्रवर्धन ने एक रात स्वप्न में अपने कुरु देवता को देखा। चौंक कर उठ बैठा। कुल देवता के शब्द उसके मन मस्तिष्क में उथल पुथल मचाने लगे। ये कैसा स्वप्न। कुल देवता ने स्वयं स्वप्न में आकर आदेश दिया कि तीनों पुत्रों का विवाह कर दूं। जैसा आदेश कुल देवता, मैं प्रातःकाल ही तीनों पुत्र को बुलाकर कह दूंगा कि कुल देवता के आदेशानुसार अपना विवाह संपन्न करो। प्रातःकाल कुल देवता के आदेशानुसार तुम्हें ग्रस्त जीवन में प्रवेश करना है। तुम तीनों धनुष और एक एक बाण लेकर खुले मैदान में जाओ और वहां पहुंचकर बाण छोड़ो। जहां तुम्हारे बाण गिरेंगे वहीं तुम्हारा विवाह होगा। ऐसा ही होगा पिताश्री। राजकुमार खुले मैदान में आए। राजकुमारों ने त्रिभुजाकार में बाण छोड़े। अश्वारोही तीरों की दिशा में दौड़ पड़े। वो जा रहा है बड़े राजकुमार का बाण, वह मंझले का, वह छोटे का। बड़े राजकुमार का तीर जागीरदार के हाथे में गिरा और उसे जागीरदार की पुत्री ने उठा लिया। मंझले राजकुमार का बाण एक सौदागर के हाथे में जाकर गिरा। उसे सौदागर की लड़की ने उठा लिया। ये मेरा छोड़ा हुआ बाण है। क्या इसे उठाने का अर्थ समझती हो सुंदरी? हाँ, आपकी होने वाली जीवन संगनी का नाम जान सकता हूँ? रत्ना। सुंदर, अति सुंदर। व्यापारी के जवारातों के नाम की तरह सुंदर नाम रत्ना। उधर यह बाढ़ तो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद भी छोटे राजकुमार का भविष्य अंधकार में था। उसका आकाश में छोड़ा हुआ बाढ़ नीचे आने के बजाय ऊंचा और ऊंचा चला जा रहा था। सावधान, अब मेरा छोड़ा बाढ़ नीचे आ रहा है। देव, मेरे भाग में न जाने क्या लिखा है। छोटे राजकुमार का बाढ़ एक तालाब की ओर आया जहाँ एक मेंढकी उछली और उसने गिरते हुए तीर को लपक लिया। अहो भाग्य, छोटे राजकुमार को तीर मेरे हिस्से में आया। यह मनुष्य भाषा में बोलता है? हाँ राजकुमार अम्बुज, मैं न सिर्फ मनुष्य भाषा बोलती व समझती हूँ, बल्कि मनुष्य के मन का भेद भी जान लेती हूँ। प्रसन्नता तो हुई ये सब जानकर देवी जी। अब मेरा बाण लौटा दीजिए। क्यों, बाढ़ छोड़े जाते समय का प्रण क्या भूल गए? तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। ये तुम क्या कहती हो? मेंढकी से मैं विवाह कैसे कर सकता हूँ? मैं साधारण मेंढकी नहीं, सिंगल द्वीप की राजकुमारी सिंगली हूँ। तुम्हें मुझसे ही विवाह करना होगा, रचाना होगा। तुम्हारे भाग में यही लिखा है। राजकुमार अम्बुज को भी मन ही मन स्वीकार करना पड़ा कि शायद कुल देवता की यही इच्छा हो। वह उसे साथ लेकर चल पड़ा राजमहल की ओर। चिंता ना करो राजकुमार अम्बुज, मुझे पाकर तुम घाटे में ना रहोगे। मैं तुम्हारे लिए हर वह छोटा बड़ा काम कर गुजरूंगी जो दूसरे लोग ना कर सकते हो सकता है मेंढकी राजकुमारी सही कहती हो, पर राजकुमार को पर दुनिया को कैसे समझाऊंगा? हंसने वाले मुझ पर हंसेंगे ही, सामने नहीं तो पीछे हंसेंगे। दुनिया हंसेगी तो हंसने दो राजकुमार। क्या यह संतोष वाली बात नहीं कि लोग मुझे देखकर रोएंगे नहीं? सचमुच ये तो दिल की बात जान लेती है। अम्बुज ने सैनिक भेजकर तुरंत अपने पिता को सूचना भिजवाई कि उसके भाग्य ने क्या पाया। राजा चंद्रवर्धन राजमहल के द्वार पर छोटे राजकुमार उसकी मेंढकी की पलके बिछाकर प्रतीक्षा कर रहा था। पुत्र वधू का स्वागत है बेटे अम्बुज। वरमाला की रस्म अदायगी हुई। मंगलमय हो, सौभाग्यवती रहो, सुख भोगो। मेंढकी राजकुमारी के लिए राजमहल में सुहाग से सजाई गई। मुझे इस बात का संतोष है कि पिताश्री ने तुम्हें यथोचित सम्मान दिया। राजकुमारी सिंगली, मैं शंकित था कि कहीं तुम्हें हास्य का पात्र न बनना पड़े। पत्नी के रूप में मुझे अपनाकर तुमने सहृदयता का परिचय दिया है राजकुमार अम्बुज। अपना मन छोटा ना करो, एक पल के लिए अपनी आंखें मूंद दो, मेरा असली रूप देखो। राजकुमार ने मेंढकी राजकुमारी का परामर्श मारकर अपनी आंखें बंद की। क्षणेक में चमत्कार हुआ। अब मेरा घूंघट उठा सकते हो राजकुमार। तुम रूप उर्वशी कौन हो? कोई स्वर्ग अप्सरा या सचमुच मेरी जीवन संगनी? ना मैं कोई उर्वशी हूँ, ना कोई स्वर्ग की अप्सरा। मैं सिंगल द्वीप की राजकुमारी सिंगली हूँ, तुम्हारी जीवन संगनी। चंद्रमा सा रूप सौंदर्य वाली जीवन संगनी को राजकुमार ने अपने अंकपाश में ले लिया। मैं धन्य भाग हुआ राजकुमारी सिंगली, पर मैं इस रूप में कुछ घंटों के लिए तुम्हारे साथ हूँगी राजकुमार।
भोर का उजाला फूटते ही मैं पुनः मेंढकी बन जाऊंगी। राजकुमार ने कारण जानना चाहा, पर राजकुमारी फिर कभी बताने की बात कह टाल गई। प्रातः राजकुमार जब सोकर उठा तो वह देखकर मन को दुख हुआ कि सेज पर राजकुमारी सिंगली की जगह मेंढकी मौजूद है। ठीक है, भाग्य को यही बधा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। रात्रि पहर का सुखी सही, कुछ समय धीरज रखना होगा नाथ, फिर 24 घंटों में सुख दुख के हम साथी होंगे। अरे, तुम सो नहीं रही थी? आपको उठते देखकर मैंने भी उठ जाना कर्तव्य समझा। चरण स्पर्श का अधिकार चाहती हूँ नाथ। नारी धर्म का हर शिष्टाचार निभाना जानती है। स्नान ध्यान से निवृत्त होकर अंबुज अपने भाइयों से मिलने चला। छोटा आवारा है, लगता है मेंढकी ने मोह माया जाल में जकड़ रखा था। मेंढकी छोटा कुल देवता के आदेश पर अपना धर्म निभा रहा है, भाई उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इनकी आंखें खोलनी चाहिए। हा, मेंढकी का पति। राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलाया। कुल देवता की इच्छा अनुसार तुम्हें तुम्हारी पत्नियां मिल गईं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम तीनों की पत्नियों में से कौन सबसे अच्छा सीना परोना जानती है। कल सुबह तक तीनों मेरे लिए एक एक चोगा सिलवा कर दो। जी जी पिताश्री, जी पिताश्री। कहा तो उसने ऐसी आज्ञाकारिता के भाव में जैसे अपनी मेंढकी की पत्नी से सचमुच चोगा सिलवा देगा। छोटा राजकुमार दुखी मन से अपने कक्ष में लौटा। मेंढकी फर्श पर फुदकती हुई उसके पास आई। आप इतने उदास क्यों हैं नाथ? क्या कोई मुश्किल आ पड़ी है? मेरे पिताजी चाहते हैं कि तुम कल सुबह तक उनके लिए एक चोगा सिल कर दो। तो इसमें चिंता की क्या बात है? जाओ, जाकर आराम करो। सुबह में अभी बहुत देर है, सुबह तक अवश्य कोई ना कोई तरकीब निकल आएगी। रात के समय, ये समय है मेंढकी की खाल उतारकर राजकुमारी सिंगली बनने का। उसने एक झटके से मेंढकी की खाल उतार डाली। वह चांद की सुंदरता को लज्जा देने वाली राजकुमारी सिंगली बन गई। कक्ष की खिड़की पर जाकर उसने ताली बजाकर अपने दास दासियों को बुलाया। हाँ, मैंने बुलाया तुमको। दास दासियों, तैयार हो जाओ और संभल कर काम करो। सुबह तक ठीक वैसा ही चोगा सीकर तैयार करना है जैसा पिताजी पहना करते हैं। राजकुमारी के दास दासी सहमति देकर उड़ गए। राजकुमार जब सोकर उठेगा तो चोगा तैयार मिलेगा। राजकुमार जब सोकर उठा तो मेंढकी फुदक रही थी। तैयार है आपके पिताश्री के लिए चोगा। बहुत खूब, लाजवाब। सोने चांदी की कसीदेकारी से युक्त यह चोगा पिताजी को अवश्य पसंद आएगा। राज दरबार में तीनों बेटे राजा के लिए चोगा लेकर आए। आओ आओ राजकुमारों, देखता हूँ किस पुत्रवधू का सिला हुआ चोगा मुझे पसंद आता है। बेचारी मेंढकी भला क्या सीख पाई होगी, सिल पाई होगी। छोटा राजकुमार ही उल्टे सीधे वस्त्र सिल लाया होगा। बड़े राजकुमार का लाया चोगा राजा ने देखा। यह चोगा किसी नौकर के लिए ठीक रहेगा। मंझले राजकुमार का लाया चोगा देखा, और यह स्नान कर तन ढकने के काम तो आ सकता है, और किसी काम का नहीं। छोटे राजकुमार द्वारा लाया चोगा सामने आते ही राजा की आंखें प्रसन्नता से भर उठी। जवाब नहीं। देखो, गौर से देखो इसे। इसे कहते हैं राजसी चोगा। यह किसी राजा का ही पहनने योग्य है, वह भी कुछ खास खास अवसरों पर। सुनहरा, रुपैला। बड़ा और मजला राजकुमार अपना सा मुंह लटका कर लौट पड़े। हम छोटे की पत्नी पर व्यर्थी हंसते थे, मालूम होता है मेंढकी नहीं जादूगरनी है। एक दिन राजा ने अपने तीनों बेटों को पुनः बुलाया। तुम्हारी पत्नियों के हाथ का अभी तक मैंने भोजन नहीं किया। मैंने सोचा है भोजन न सही उनकी पाक कला की परीक्षा ले लूं। अपनी पत्नियों से कहो वे रोटियां पकाकर सुबह मेरे पास भेजें। पिता का आदेश सुनकर तीनों राजकुमार लौट पड़े। मुझे लगता है इस मामले में भी छोटा बाजी मार के ले जाएगा। आवश्यक नहीं, मैं जानता हूँ मेरी पत्नी सौदागर की बेटी बहुत अच्छा भोजन बनाती है। छोटे राजकुमार ने मेंढकी को पिता का नया आदेश सुनाया। परेशान होने की क्या बात है, रात से प्रभात भला। सारी चिंता भूल जाओ, सुबह कोई ना कोई तरकीब निकल आएगी। राजमहल के नौकर आटे के साथ रोटी तैयार करने की सारी सामग्रियां तीनों राजकुमारी के कक्षों में पहुंचाए आए। अवश्य रोशनदान से कोई झांक रहा है, पर क्यों? कक्ष के बाहर रोशनदान पर सचमुच कोई था। बड़ी और मंझली राजकुमारी ने अच्छा पुरस्कार देने को कहा है। मुझे मेंढकी राजकुमारी की रोटी तैयार करने की विधि की जानकारी देनी होगी। ये बात है। मेंढकी को सब कुछ समझते देर न लगी। उसने गुप्तचरी कराने वालों को सबक देने के लिए गुथे हुए आटे को दहकते तंदूर में झोंक दिया। बड़ी और मझली बहुरानियों को इस तरह गुप्तचरी कराने का अच्छा प्रतिफल मिलेगा। बूढ़ी ने जो देखा जाकर बताया। उसने आटा गूंथकर दहकते तंदूर में झोंक दिया। उसने जैसा किया हम भी वैसा ही करेंगे। रात को मेंढकी ने मनुष्य शरीर धारण किया, दास दासियों को बुलाया, उन्हें सफ़ेद मुलायम रोटी पकाकर देने का आदेश दिया। सुबह सोकर उठने पर राजकुमार को सुंदर रोटी तैयार मिलेगी।
राजकुमार अंबुज सुबह जब सोकर उठा तो मेज पर सजी रखी अद्भुत रोटी को देखकर अचंभे में भर गया। अद्भुत, ऐसी रोटी तो राजमहल का रसोइया भी नहीं बना सकता। इस पर तो बेल बूटे और दीवार द्वार फाटक तक अंकित नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर जली भुनी बदसूरत रोटी, कौन सा तरीका अपनाया तुमने रोटी बनाने का? क्या यही सीखा तुमने अपने मायके में? मैंने मेंढकी से रोटी पकाने की युक्ति की नकल की। हाय, हमारी खिल्ली उड़ेगी। जैसा कि होना था, बड़े और मझले राजकुमार ने पिता से झिड़कियां सुनी, छोटे राजकुमार ने भूरी भूरी प्रशंसा पाई। इसे कहते हैं रोटी, पाक कला का उत्कृष्ट नमूना। हमें अंबुज की पत्नी के गुणों को स्वीकार करना होगा, वरना ईर्ष्या करते हुए ईर्ष्या की आग में स्वयं जल मरेंगे। यह मेहमानों के सामने रखने लायक अथवा पर्व त्योहारों पर खास तौर से दावत में सजाने लायक है। अद्भुत योग्यताओं की स्वामिनी है वह। अंबुज से पूछना चाहिए कैसे उसने इतनी सुंदर रोटी बना ली। पिता की इच्छा सुन अंबुज ने राजकुमारी सिंगली के बारे में बताया। अच्छा, वह अपनी इच्छा से राजकुमारी का रूप धारण कर लेती है रात के समय? राजा ने राजकुमारी सिंगली के रूप सौंदर्य को साक्षात देखने का इरादा बनाया। आज रात मैं एक बड़ी दावत का प्रबंध करता हूँ। बड़े और मझले को उनकी पत्नियों के साथ दावत के लिए आमंत्रित करूँगा। तुम भी अपनी पत्नी को लेकर आना। इस बारे में मैंने उससे पूछा नहीं कि क्या वह किसी और के सम्मुख भी मनुष्य के रूप में आ सकती है या नहीं। उससे कहकर तो देखना। कहना ऐसा मेरा आदेश है। अंबुज अपने कक्ष में पहुंचा। टर टर। कुछ दुखी दिख रहे हो अंबुज, क्या तुम्हारे पिता ने कोई नया आदेश दिया है? हाँ, नया आदेश ही। इस बार तो तुम्हारे दास दासी भी काम नहीं आ सकते। पिताजी ने आदेश दिया है कि रात की दावत में मैं अपनी पत्नी के साथ शामिल हूँ। बस इतनी सी बात। मैं दावत में शामिल होंगी, पर पहले तुम जाना, मैं बाद में आऊँगी। खटखट का शोर सुनना तो डरना नहीं, कहना मैं अपनी गाड़ी पर सवार होकर आ रही हूँ। मेंढकी ने जैसा समझाया उस पर अमल करने के लिए अंबुज तैयार हो गया। कहो, अपनी पत्नी को क्यों नहीं लाए? अरे, रुमाल में बांध लाते उसे। बार बार बाहर क्या देख रहे हो? क्या फुदकती हुई आती अपनी पत्नी के आने की प्रतीक्षा है? हा 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 हा। अचानक खटपट। अंबुज अपने भाइयों और भाभियों के कटाक्ष बाढ़ का सामना करता रहा, चुप रहा। अचानक बाहर खटपट खड़खड़ का ऐसा शोर उठा जैसे महल हिल उठाओ। घबराओ नहीं, वह मेरी पत्नी है जो अपनी गाड़ी पर सवार होकर आ रही है, और उसकी गाड़ी कोई साधारण गाड़ी नहीं, शाही शान शौकत वाली गाड़ी है। लोगों ने जो कुछ देखा, देखकर विस्मय से आंखें फैल गईं। स्वर्ग निर्मित राजसी गाड़ी जिसमें 6 सफ़ेद घोड़े जुते हुए थे, तेजी से आकर महल के फाटक पर रुकी। उसमें से उतरी राजकुमारी सिंगली। उसने आकाश जैसे नीले रेशम की पोशाक पहन रखी थी, जिस पर जगह जगह तारे जड़े हुए थे। चेहरा चांद की तरह दमक रहा था। वह उषा जैसी सुंदर थी। सब कुछ लोगों ने एक झलक में देखा, और अगले क्षण राजकुमारी अंबुज के साथ उसका हाथ थामे आगे बढ़ रही थी। घोड़े और शाही सवारी लुप्त हो गई थी। छोटा राजकुमार धन्य है राजन, आकाश लोक की कन्याओं से पत्नी के रूप में मिली। सचमुच इन नकलची और ईर्ष्यालु राजकुमारियों को थोड़ा सबक सिखाना चाहिए। आपकी छोटी पुत्रवधू को शाही दावत में सम्मिलित होने का तौर तरीका भी आता है राजन? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तुलसी कॉमिक्स जनरल्स की कॉमिक मेंढकी का पति के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।